मैं अपने रोज की तरह अपने ऑफिस में ही थी। ज़्यादा काम होने की वजह से व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था। काम निपटाने के बाद जब बाहर आई, तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की कॉल आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को लेकर खुद यहाँ आई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन आपने डिस्टर्ब करने को मना किया था, इसलिए बताया नहीं गया आपको। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फ़ौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहां मम्मी की बहुत सारे कॉल्स आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाई, जो पहली बार में ही उठा ली। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी ने रोते हुए मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही, तो बॉस ने छुट्टी से मना कर दिया, क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे वर्क ज़्यादा करना था। अब मुझे दोपहर तक का इंतजार करना था। मैं किसी तरह से घर पहुंची तो मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं तुरंत अपने बहन के कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहन को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन को मम्मी से छुड़वाया और पूछा कि यह सब क्या है। तो मम्मी कहने लगी, इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में यह मुंह काला करवा कर आई है। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं अपनी बहन की तरफ देखे जा रही थी, जो बार बार रोते हुए ना में सिर हिला रही थी और कह रही थी कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बहन की हालत बहुत खराब थी। मैं तो हैरत से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना वह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। मेरा नाम शोभा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एमपी के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 3 साल से मैं अकेली यहाँ पर रह रही हूँ। कभी मेरी भी कोई फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी, मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली खो चुकी थी। कभी कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं जो आपसे आपके बस में नहीं रहते। अगर आप उनसे कोई चीज़ सही ही करना चाह रहे हों तो वो आपसे गलत ही हो जाती है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही होते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत होती है। मगर ऐसी हालात में जब अपने साथ छोड़ जाएं तो कभी कोई ग्लानि भी नहीं किया जा सकता। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं 3 साल की थी जब मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ सही कर जाएंगी और सब कुछ भूल जाएंगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे उनका संबंध उससे बरकरार रहा था। मेरे पैदा होने के बाद भी मम्मी को कोई असर नहीं हुआ। मेरे पैदा होने के बाद भी वह मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। उन्हें मेरे रोने या हंसने से कोई परवाह नहीं था। वह तो शुक्र था कि मेरी आंटी इस घर में रहती थी, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी रोता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाकर रखती थी। एक माँ की तरह वह मेरा ख्याल रखती। पापा मम्मी की सारी हरकत को जानते थे। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मम्मी ने पापा के साथ रहना ही नहीं चाहा। बस मौका ढूंढ रही थी कि एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी जरूरी काम में फंस गए थे और थोड़ी देर से घर वापस आए। तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर पापा के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब समय खत्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने तलाक का फैसला कर लिया और 6 महीने के बाद ही मम्मी को तलाक दे दी गई थी। मम्मी तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने फौरन अपना सामान पैक किया और उठाया और एकदम से घर से चली गई। उन दोनों के इन फैसले से वो दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे, मगर वह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला मेरी जिंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी आंटी पर आ गई थी, जिसकी वजह से आंटी की अपनी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरत से दूसरी शादी कर ली, जिसके पति ने उसके 6 महीने पहले ही उसको तलाक दे दिया था। शुरू शुरू में उनके पास जाने से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने स्कूल में जो सौतेली माँ के बारे में जो कुछ भी सुना था वह सब अच्छा नहीं था। मगर वह औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ ही दिनों में उसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और मैं उसे मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। चाचा अब दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए थे। उन्होंने चाची और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था।
अब घर में सिर्फ मम्मी पापा और मैं रहते थे। अगले साल ही मेरी छोटी बहन हुई थी। सब कुछ हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन हमारी जिंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहा कर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की थी। एक दिन अचानक जब पापा का तबीयत खराब हो गया और मौके पर ही पापा की मौत हो गई थी, सभी मेरी मम्मी को मनहूस कह रहे थे, जो पहले अपनी एक शादी को ना निभा सकी और दूसरी शादी होते ही पति को खा गई। अब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से चाचा से भी कोई बात नहीं हो रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना पड़ा और हम लोग वहां से एक गांव में चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने एक छोटा सा मकान खरीद लिया और बाकी के पैसे सेविंग के तौर पर रख दिए थे। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया गया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग किए गए पैसों से सिर्फ 8 साल ही गुजरे थे। मम्मी को शायद अंदाजा हो गया था कि यह पैसे उतने दिन ही चल पाएंगे, तभी वह साथ साथ लोगों के कपड़ों की सिलाई भी करने लगी थी। मगर सिलाई के पैसों से कहाँ घर चलते हैं। मैं मम्मी को जब मजबूर देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन की और एक कंपनी में नौकरी करने लगी। इससे आगे की पढ़ाई तो मेरे बस के बाहर थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। जबकि अपनी छोटी बहन सुरभि का एडमिशन मैंने एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। मेरी कोशिश थी कि मेरी माँ ने मुझे सगी माँ से बढ़कर भी प्यार दिया है, तो अब मेरा यह फर्ज था कि मैं सुरभि को अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने के से बहुत रोका, मगर 20,000 रुपये महीना सैलरी थी। अगर मैं उस समय मम्मी की बातों में आकर नौकरी छोड़ देती तो इतनी अच्छी नौकरी मुझे कहाँ मिलती। फिर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। जब मैं 25 साल की हुई तो मेरे लिए रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। वह एक इकलौता बहन का इकलौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में उसके माता पिता और वह खुद ही रह गया था। उसी क्षेत्र में उसका गांव था। बहुत ही समझदार लोग थे। मम्मी को रिश्ता अच्छा लगा तो मम्मी ने उससे शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा और मेरी इंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर इंगेजमेंट के सिर्फ 15 मिनट के लिए ही आया था, फिर किसी जरूरी काम को कहकर चला गया था। मेरे नंद के जरिए हमारे नंबर भी एक दूसरे को दे दिए गए थे, मगर मेरे मंगेतर ने मुझे खुद से कभी कॉल नहीं की। शुरू में मुझे यह बात बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर का इग्नोर करना बहुत बुरा लगता था। मगर मैं बर्दाश्त कर जाती थी। कर भी क्या सकती थी। उन लोगों को दिया हुआ वक्त अब पूरा हो चुका था। वह लोग शादी की तारीख रखने आए थे और मम्मी ने कुछ समय और मांग लिया। इस पर मेरे मंगेतर ने कोई रिएक्ट भी नहीं किया था। मेरी बहन अब 8 क्लास में थी और 12 साल की हो चुकी थी। मैं और मम्मी उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। हमने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह बहुत लाडली थी। मगर मैंने जो खबर आज सुनी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। न जाने हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, हमसे कहाँ भूल हो गई थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं रही। मम्मी ने कहा कि जब सुरभि स्कूल से वापस आई है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे चक्कर आ रहे थे, साथ में उसके पेट में भी दर्द था। तभी मम्मी ने मुझे कई बार कॉल की, लेकिन जब मुझसे कोई बात नहीं हुई तो मम्मी उसे लेकर अस्पताल आ गई। उसकी हालात देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ तो उन्होंने उसके कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का शक सच में बदल गया। उसकी रिपोर्ट चीख मार कर मेरी 12 साल की बहन के माँ बनने की खबर सुना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपनी बहन की तरफ गई ताकि उससे कुछ पूछ सकूं। उसने यह हरकत क्यों की? उसने अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग लगवा लिया। अभी मेरा सवाल मुंह से निकला ही था जब वो अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ। यह कहते ही वह भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया। मैंने मम्मी को उठाया और उसको कमरे में ले गई। मम्मी किसी तरह से संभलने में नहीं आ रही थी। सदमा बहुत ही बड़ा था। मम्मी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई न कोई हल निकालना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने ये जुल्म किया, या फिर वह खुद ही। लेकिन ये कितनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती थी, यह मेरी समझ से बाहर था। थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वह स्कूल जा चुकी थी।
मैंने भी मम्मी को रिलैक्स रहने को बोला और स्कूल चली गई। पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा, बदनामी का डर सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपनी एक पड़ोसी को बताया तो उसने मुझसे कहा कि अभी शुरुआत है, तुम अपनी बहन का अबॉर्शन करवा दो। मैंने घर जाकर मम्मी से और बहन से बात की, मगर मेरी बहन एकदम से अकड़ गई। वह किसी भी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे ना तो बदनामी का डर था और ना ही अपने किरदार पर लगे दाग का, बल्कि बहुत सुकून से बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़ जाती तो वो रिश्ता ख़त्म करने में 1 सेकंड भी देर ना लगाते। मुझे कुछ भी करके इस झंझट को ख़त्म करना था, क्योंकि यह सिवाय हमारे लिए बदनामी के कुछ नहीं था। जितना इस मामले को बढ़ाया जाता उतना ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा होती, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी बदलती पीली रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी। इसलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। वह पूरी तरीके से कमरे में कैद होकर रह गई। मैंने हर तरीके की कोशिश करके देख ली कि वह किसी भी तरह से दाग मिटा दे, लेकिन वह राजी नहीं हुई। मैं किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी। सोच लगातार बहन की तरफ थी। दूध गर्म करके मैंने गिलास में डाला और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी में अबॉर्शन की दवाई थी। मैंने वह शीशी खोली और दवाई गिलास में मिलाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं किसी की जान लेने जा रही थी, लेकिन यह सब मैं उसके भले के लिए ही तो कर रही थी। मैं अपनी बहन को यूं अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। अभी वह खुद बच्ची थी, तो वह बच्चा कैसे संभालती, वो भी एक नाजायज औलाद। लोग तो उसको ताने दे देकर ही मार डालेंगे। दुनिया ऐसी औरत को कहाँ जीने देती है। यह तो औरत भी नहीं थी। मैं उसे खुद पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करने दे सकती थी। इसलिए मैंने दवाई मिला दी थी, और ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दवाई गिलास में मिलाने के बाद मैंने शीशी को बंद करके दोबारा जेब में डाली और फिर चम्मच लेकर दूध में अच्छी तरह से दवाई मिक्स कर दी। दूध का गिलास लेकर अपनी बहन की तरफ जाने लगी। मैं सोच रही थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो बस इस परेशानी से छुटकारा चाहती थी, ताकि हम सब पहले की तरह सुकून से जिंदगी गुजार सकें। मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि इसे पी लो, मैंने अभी गर्म किया है। वह मेरे हाथ से दूध लेकर पीने लगी और अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी। वह बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और इसके बाद मैं रोज उसे दूध के जरिए दवाई का एक डोज दे दिया करती थी। 1 हफ्ते में ही उसका नतीजा मिलने लगा था। हालांकि दवाई की पहली डोज में ही असर मिलना चाहिए, मगर शायद हल्की डोज की वजह से इतना वक्त लग रहा था। उस दिन भी मैंने उसे दूध में दवाई मिलाकर दी और सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह मैं उठकर ऑफिस जल्दी चली गई। सुबह मैं ऑफिस जल्दी गई थी क्योंकि हमारी मीटिंग थी, जिसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी तैयारी नहीं की थी, जिस वजह से मैं जल्दी चली गई थी, इस बात से अनजान कि मेरे घर के पीछे क्या होगा। उस दिन इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, तो इसलिए सब एम्प्लॉय का फ़ोन लेकर बॉस ने ऑफ कर दिया था। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत बिजी रहे। 4 बजे मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं घर पहुंची, क्योंकि मैं रात में भी नहीं सो पाई थी बहन की टेंशन की वजह से। इसलिए नींद में मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही मोबाइल लेकर बैग में डाल दिया और ऑन भी नहीं किया। घर पहुंची तो पूरे घर में सन्नाटा था। मुझे एकदम से झटका लगा, क्योंकि उस वक्त मम्मी और मेरी छोटी बहन रहती तो उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती थी। मेरी अंतरात्मा बार बार किसी अनहोनी को पता दे रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर गई। अंदर मम्मी को लुटे पिटे हाल में देखकर मेरी नींद एकदम से उड़ गई। फौरन भागकर मम्मी के पास गई। मम्मी जोर जोर से रो रही थी। जब मम्मी थोड़ी संभली तो मैंने मम्मी से पूछा। अगले ही पल मम्मी ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा, और फिर मम्मी की अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मम्मी ने कहा कि मैं कैसी पत्थर दिल हूँ, अपनी ही बहन की जान ले ली। मैं हैरत से मम्मी की बात सुन रही थी। मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। मैंने तुम्हें माँ से भी बढ़कर प्यार किया, तुमने मेरी बच्ची को ही मार दिया। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी। मैंने सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मम्मी मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं चुपचाप खड़ी मम्मी के इल्ज़ाम सुनती रही। मम्मी सही तो कह रही थी। मेरी दी गई दवाई की वजह से ही तो मेरी बहन मरी थी, क्योंकि वह खुद भी बच्ची थी और दवाई को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और जिंदगी की बाजी हार गई।
मम्मी ने मुझे मेरी बहन का जनाजा तक नहीं देखने दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे ससुराल वाले पहुंच चुके थे। सबको यही बताया गया था बिच्छू काटने की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। हकीकत में सिर्फ तो मैं और मेरी माँ ही जानती थी। कुछ देर के बाद मेरी बहन को दफना दिया गया और मुझे मेरी बहन की आखिरी बार देखने से भी मना कर दिया गया। खैर, जिंदगी फिर से अपने रूटीन पर आ गई। इस बीच मैंने अपनी मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात मेरी बहन मेरे सपने में आती थी और मुझसे अपनी जान का हिसाब मांगती थी। शुरू शुरू में मैं अपना वहम समझकर भूल गई, मगर अब मुझे सच में ख्वाब आने लगे थे। मैंने फैसला किया, थोड़े ही दिन के लिए मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। जगह की चेंजिंग से मम्मी भी अपने आप में थोड़ी सही महसूस करेंगी। मैं उन सपनों की वजह से एक पल भी नहीं सो पाती थी। जाग जाग कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हो सकता था कि जगह की चेंजिंग से सेहत पर अच्छा असर पड़ता। इसी सिलसिले में मैंने छुट्टी लेने के लिए ऑफिस जाना था मुझे, इसलिए मैंने घर पे ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, तो इसलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बगल वाली आंटी को दे दी कि जब मम्मी आए तो उन्हें इंतजार न करना पड़े। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची तो बॉस ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस में आ जाओ, डील के सिलसिले में कोई बात करनी है। यह सुनते ही बॉस के साथ मैं उनके ऑफिस में चली गई। फिर वहाँ मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी। मैं खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आ गई। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ बेड पर पड़ी हुई कम उम्र की लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी, जो दर्द से कराह रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचाया और बेड का सहारा लिया। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ जोड़कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरख्वास्त कर रही थी। मैं पीछे थी, इसलिए वह मुझे नहीं देख सकी। खैर, मम्मी को लेबर रूम से बाहर निकालकर डॉक्टर ने चेकअप शुरू किया और फौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 1 घंटे ऑपरेशन के बाद मेरी बहन से निकलने वाला मेरे हाथ में जो था वह कोई बच्चा नहीं था, बल्कि फेवराइट्स का एक गुच्छा था, जिसने मेरी बहन का पेट फुला फुला कर बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची एक बार मेरे पास आई थी, तब भी मुझे इस पर फेवराइट्स का ही शक था। मैंने इसके टेस्ट भी किए थे और इसकी रिपोर्ट रखकर इमरजेंसी केस में चली गई थी। जब वापस आई तो इसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और का रिपोर्ट ले गई और गलत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। उसके बाद यहाँ पर यह कभी आई भी नहीं। आज आई है। काश यह पहले आ जाती तो इसे आज इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। मैं वह पैकेट पकड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह तो मुझे घर छोड़कर आई थी, उन्हें मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वह फेवराइट्स वाला पैकेट मम्मी के हाथ में दे दिया और कहा, देख लो अपनी बेटी की हालत, जिसे आप बच्चा समझकर 9 महीने तक उसके पेट में पालती रही। उन्होंने आपकी बेटी का सारा पेट जख्मी कर दिया। वह कितनी तकलीफ में है, आप जाकर देखें। मैंने मम्मी से कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मम्मी के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। शायद उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनकी बेटी को मार दूंगी, और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे उससे दूर कर दिया। और एक मैं थी जो पिछले इतने महीनों से इस बोझ के तले सो नहीं पा रही थी कि मैंने अपनी बहन की जान ले ली। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनको बिना बताए दूसरे शहर आ गई। उनके इस धोखे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं तो जो भी कर रही थी उनके भले के लिए ही कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब भी मिल गई और साथ ही एक औरत ने मुझे अपने घर में रहने के लिए ऑफर भी किया। अब मम्मी और छोटी बहन को उनके खर्चे के लिए अकाउंट में ही पैसे भेजती रहती हूँ, लेकिन दोबारा कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जा सकूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। जो मैंने अपनी बहन की मौत की खबर सुनने के बाद सही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।